हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल एथिक्स। ये देखो, यूजीसी नेट का जो है चैप्टर 2 का, सॉरी यूनिट 2 का ये चैप्टर जो है 5 है। तो इस चैनल पे जो है हम यूजीसी नेट का जो 10 यूनिट्स है उसके सारे में 10 चैप्टर्स है वो सारे का वीडियो लाने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें। और आप अगर लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो, किसी भी तरह के लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो, तो हम लोग को एक दूसरे से जुड़ने की भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन। देखो, लाइब्रेरियनशिप जो है ना, इसे प्रोफेशन में डेवलप करने में बहुत टाइम लग रहा है। और इसमें अगर मॉडर्न टाइम्स पे देखा जाए तो हमारे जो एस आर रंगनाथन जो हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन में। तो देखो, शुरू करते हैं। लाइब्रेरियनशिप इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन डेडिकेटेड टू मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन मतलब होता है इंफॉर्मेशन को जो है दूसरे को प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसी को इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन कहते हैं। तो लाइब्रेरियनशिप जो है उसका यही काम है, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन में दे रहा था। तो अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं। एंशिएंट टाइम्स में द प्रोफेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप डेट्स बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस, वेयर द फर्स्ट लाइब्रेरीज वेयर इस्टेब्लिश्ड। ये उस समय से चल रहा है, क्योंकि देखो नॉलेज जो है ना, वो सोसाइटी का बेस है। मानो तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी ही लॉन्ग टर्म में जो है सो सरवाइव कर सकती है। अगर आप किसी एक चीज़ को मान लो कि हमारा ये रिलीजियस बुक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही हम पूरा लाइफ टाइम चलेंगे, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए, लेकिन हमें यही फॉलो करना है, तो वहाँ पे आपका सिविलाइजेशन जो है ना, धीरे 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 जो है वीक होते जाएगा। क्योंकि आपको सिविलाइजेशन को हमेशा न्यू नॉलेज को गेन करना है और उसे स्टोर करना है, उससे लर्न करना है और फिर सिविलाइजेशन को और डेवलप करना है। तो अगर ये आपका प्रोसेस जो है ना चलता रहना चाहिए, तो इसलिए लाइब्रेरी जो है एंशिएंट टाइम्स से जो नॉलेज का इम्पोर्टेंस जान रहे हैं, जो सिविलाइजेशन, जैसे देख लो वहाँ इजिप्ट का देख लो, क्या क्या कितने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए। तो वो सिविलाइजेशन जो डेवलप्स थे, कुछ करना चाहते थे, टू डू समथिंग न्यू, वो लोग जो है नॉलेज प्रिजर्व करना चाहते हैं और उनके पास लाइब्रेरियनशिप जो है बहुत पहले से। तो ये वेयर द फर्स्ट लाइब्रेरीज वेयर एस्टेब्लिश्ड। अब मेडिवल पीरियड में देखते हैं। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मोनास्ट्रीज एंड यूनिवर्सिटी, मोनास्ट्रीज जो किसका होता था, ये बुद्धिस्ट सबका होता था। तो मोनास्ट्रीज एंड यूनिवर्सिटी में जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी देख सकते हो, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, तो ये सब मोस्टली ये सब बुद्धिस्ट थे। एटलीस्ट नालंदा तो पूरा बुद्धिस्ट सेंटर ही था। यूनिवर्सिटी इन यूरोप हैड लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियंस वर नॉन एज कीपरशिप ऑफ द बुक्स। जैसे आप बहुत लोग गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखोगे, तो वो बहुत पहले टाइम का फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन उसमें भी देखना आप हर सीजन में लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंस दिखाया गया है। कोई ना कोई बंदा रहता है जो किसी को चोट लग गया, घाव हो गया, ड्रैगन काट लिया, तो उसको बुक ढूंढते रहते हैं। तो लाइब्रेरीज का मैं बस दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, ये सब मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मॉडर्न एरा, द मॉडर्न concept of librarianship began to take shape in the 19th century with the establishment of public libraries and प्रोफेशनल लाइब्रेरीज। द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये सबसे पुराना एसोसिएशन है। ये जीके के लिए, मतलब सॉरी, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग से लेके आपका जो आता है ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 2 है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, वो समय भी ALA जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो सबसे पुराना लाइब्रेरी से रिलेटेड एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड में। फाउंडेड इन 1876। ठीक है जी। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखो 1901 या 1901 कह लो, द इम्पेरियल लाइब्रेरी नाउ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता। ये याद रखना,
ये बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुत लोग दिल्ली समझ लेते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी वहाँ दिल्ली में होगा, तो वो दिल्ली में नहीं कोलकाता में है। ब्रिटिश बनाए थे द इम्पेरियल लाइब्रेरी, अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, कोलकाता में है। इसमें लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स है। अब 1911 में देख लो तो फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल वाज स्टार्टेड बाय एसाडॉन डिकिंसन एट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो ये याद रखो, फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1933 में है एस आर रंगनाथन द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया पब्लिश द बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बिकेम द कॉर्नर स्टोर ऑफ द प्रोफेशन। देखो तो ये सब मैंने बीच बीच में इंपॉर्टेंट इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है डेट के साथ। यूजीसी नेट में तो इतना डेट पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी तो इसमें बढ़ा रहता है क्वेश्चन में शुरू से लेकर आज, तो इसलिए मैंने डेट को ही एम्फेसाइज किया है सारे देखोगे तो स्लाइड्स में। द 1957 में देखते हैं द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA वाज इस्टेब्लिश टू प्रमोट द प्रोफेशन 1957 में। ये आप ऐसे याद कर सकते हो, 1857 की क्रांति हुई थी उसके जस्ट 100 साल बाद, है ना। तो अब ये भी याद रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल शुरू हुआ था, और 1901 में जो है जो इम्पेरियल लाइब्रेरी जो है अब नेशनल लाइब्रेरी वो कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। अब प्रोफेशनल स्किल्स एंड competencies. अब librarianship requires a diverse set of skills and competencies to effectively manage information resources and provide services to users. These skills can be broadly categorized into technical, interpersonal and managerial skills. टेक्निकल स्किल्स में मान लो कि जो सॉफ्टवेयर्स है जैसे कोआ हो गया, ये सब टाइप का, ग्रीन स्टोन हो गया, ये सब टेक्निकल स्किल्स आपको आना चाहिए। इसी में वैसे कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग जो हो गया, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, बहुत सारे जो है ये सब जो है आपको, जैसे DB डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन, ये सारा टेक्निकल में आता है। अब इंटरपर्सनल में है कि आप जो है लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर का यूजर UI होता है, यूजर इंटरफेस, वैसे ही लाइब्रेरी का जो बंदा जो है सो डे टू डे इंटरैक्ट कर रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, यूजर्स हैं उनसे, तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। अब मैनेजेरियल स्किल्स हुआ कि जैसे मैनेज कैसे करना है, कौन सामान कहाँ पे रहना चाहिए, कौन बुक्स कहाँ पे रहना चाहिए। आपका मैनेजेरियल स्किल्स में वैसे तो आपका फंडिंग वगैरह सब आता है कि अगर बजट बनाना है तो ये सब चीज़ आता है, तो वो मैनेजेरियल स्किल्स हो गया। अब देखो जैसे मैंने टेक्निकल स्किल्स की बात की, तो कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, दो कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन बेसिक है लाइब्रेरी का। BLIS के जो स्टूडेंट होंगे वो भी आप पढ़े होंगे, उसका एग्ज़ाम्स भी होता है, आपको पता होगा। नॉलेज ऑफ कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड सच एज ASCR2 है, RDA है, एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लाइक DDC होता है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पता होगा, UDC है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो ये सब आता है इसमें कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन में। अब देखो जैसे कैटलॉग अभी पूछ दिया कि आपका RDA या ASCR2 ये क्या है, ठीक है, तो ये कभी कभी रहता है ना कि जैसे कोई पॉइंट दे दिया स्टेटमेंट 1, तो इसमें लिख देगा कि इज अ टाइप ऑफ कैटलॉगिंग, और कहीं पे लिख देगा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आप क्लासिफिकेशन में ही टिक लगाओगे। तो ये RDA जो हुआ, ASCR2 है, ये सब कैटलॉगिंग के टाइप्स हैं। DDC हुआ, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC हुआ, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, CC होता है कॉलम क्लासिफिकेशन। तो ये सारा जो है ये सब क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में आता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे पहले रहता था आपका तो हार्ड कॉपी में होता था, नोट्स में होता था, पेपर बेस्ड होता था, तो वैसे होता था, तो वो आप उसको स्टोर करने का अलग तरीका होता था। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आया, उसको स्टोर करने का तरीका अलग है। फिर CD आया, उसको स्टोर करने का है। DVD का लाइफ अच्छा होता है लेकिन उसको स्टोर करने का तरीका अलग है। और इस सब के साथ जो है टेक्नोलॉजी आपका जो है इसको एक्सेस करने का भी जो सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर सब चेंज होगा। DVD के बाद ब्लूरे आया, उसके बाद USB, हार्ड डिस्क, ये सब टेक्नोलॉजी जाए। अब जो है जैसे क्लाउड बेस्ड है कि आपका सारा जर्नल्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, सारा बुक्स हो गया, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, नेचर जर्नल हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, तो बहुत ऐसे इस तरीके हैं। फिर मतलब डेटाबेस है, जैसे विली डेटाबेस हो गया,
तो ये सब जो है आपका टेक्नोलॉजी चेंजेस होते गया, क्लाउड बेस्ड है कि आपको कंप्यूटर में भी नहीं स्टोर करना है, बस आपको एक स्क्रीन चाहिए प्लस आपको इंटरनेट चाहिए और आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वो है आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में आता है। प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग डेटाबेसेस, सर्च इंजन एंड अदर डिजिटल टूल टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। अब देखो डिजिटल लिटरेसी, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल फॉर्मेट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में ये सब डिजिटल लिटरेसी में आ जाता है। अब देखो इंटरपर्सनल स्किल्स किसको कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो यूज़र्स आपके जो लाइब्रेरीज़ में आते हैं उनसे आप इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो, है ना, इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो, उनका अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हो, सॉल्यूशन क्या दे रहे हो और टाइमली सॉल्यूशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। फिर आपको जो है आपका मान लो कि लाइब्रेरी है तो आपको दूसरा लाइब्रेरी है तो उसके साथ आप जो है कोलैबोरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद जैसे आपको लाइब्रेरी में मानो कि 10 लाख रुपए मिले तो आप उसका बजट कैसा बना रहे हो, सीटिंग के लिए चेयर्स कैसे यूज कर रहे हो, कितने न्यू बुक्स यूज कर रहे हो, मैगजीन्स कितने कर रहे हो, अगर कोई कंसोर्टियम है गवर्नमेंट का तो उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह में। अब देखो जैसे मतलब सॉरी ये सब मतलब बजट वाला सब तो आ जाता है आपका मैनेजरियल स्किल, जैसे मैंने पहले की स्लाइड में बताया था। इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह में ये सब जो भी आपका है ना, जैसे कोलैबोरेट करना है वगैरह वगैरह, तो इस सब में जो है आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है, उसके लिए मैं बता रहा था कि और यूजर और यूटिलाइजेशन जो है वो आपका सब इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। तो जैसे कम्युनिकेशन हो गया, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद यूजर्स, कलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स। अब कस्टमर सर्विस जैसे हो गया, प्रोवाइडिंग एक्सलेंट सर्विस टू लाइब्रेरी यूजर्स इंक्लूडिंग रेफरेंस सर्विसेज एंड यूजर एजुकेशन। रेफरेंस सर्विसेज पता है क्या कहते हैं कि अगर कोई पूछ रहा है, अगर लाइब्रेरी में अगर बहुत ज़्यादा डेटा आपका सामान है, डेटा है, बुक्स है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, तो कोई अगर मान लो कि किसी को नहीं मिल रहा है तो रेफरेंस सर्विसेज होता है कि वो सब पेड रेफरेंस सर्विसेज भी होता है, फ्री भी होता है। तो रेफरेंस सर्विसेज में है कि आप रेफ़र भी कर सकते हो कि ये चीज़ जहाँ नहीं है तो वहाँ मान लो कि स्टेट का कोई बड़ा लाइब्रेरी है तो वहाँ मिल सकता है, तो आप रेफ़र कर सकते हो लोकेशन, एक तरह से वो तो रेफरल सर्विसेज में आता है। तो अब देखो कोलैबोरेशन, वर्किंग विद अदर लाइब्रेरी प्रोफेशनल, एजुकेशन एंड कम्युनिटी मेंबर्स। अब मैनेजेरियल में देख रहे हो जैसे लीडरशिप आता है, लीडिंग लाइब्रेरी टीम, जो लाइब्रेरी के स्टाफ है उनका कोई लीडर होना चाहिए कि वो सबसे काम करा सके। ऐसा नहीं कि धूल जमा हुआ है और स्टाफ बैठ के MTS वगैरह सब आराम से कुर्सी तोड़ रहा हो। तो आपको काम कराने आना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स एंड मेकिंग स्ट्रेटजिक डिसीजंस। स्ट्रेटजिक डिसीजन मान लो कि आपका आर्काइव्स है लाइब्रेरी का और वो आपका 90% स्पेस लिए हुए है, और जबकि उसको जो है मुश्किल से मतलब 1 ईयर में जो है केवल एक आदमी, 1 पर्सन ही उसको यूज किया है। तो उसका आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके लिए एक अलग ही रूम बना सकते हैं, जो डिस्टेंट है वो डिस्टेंट हो तो उसको सामने नहीं रख सकते हैं, और सामने जो है तो जैसे घुसते ही जो है आपको जैसे मैगजीन्स हो सकता है, न्यूज़ जर्नल्स हो सकता है, जो न्यूज़पेपर्स हो सकता है, जिससे लोग अट्रैक्ट हों और उसे उठाएं और पढ़ें, है ना। तो वही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आपको मेक करने आना चाहिए कि मानो कि इसका आर्काइव्स को जो है पीछे करके और मेन जो चीज़ है उसको आगे कर सके, इस टाइप का। अब बजटिंग एंड फाइनेंस है, मैनेजिंग लाइब्रेरी बजट्स, फंडिंग एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज समझ के हो गया। पॉलिसी डेवलपमेंट, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स, अब कोई भी देखो प्रोफेशनल है तो उसके लिए एथिक्स होनी चाहिए। अगर आपका एथिक्स नहीं है ना तो एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल के कारण हो सकता है कि बाकी लाइब्रेरी प्रोफेशनल को कह दिया जाए कि आप लोग करते ही क्या हो, है ना। तो आपको एथिक्स मेंटेन करना पड़ता है, आपको एक वैल्यू बनानी पड़ती है, एक ब्रांड, है ना, कि है। तो ये कुछ कुछ एथिक्स है जो कोर एथिक्स है जो सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के अंदर होना चाहिए। वो देखो प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरियंस इन्वॉल्व एडहरिंग टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड दैट इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द प्रोफेशनल। ऐसा नहीं कि कोई आपके यहाँ आया और उसको आप बोल दिए कि सो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो वही है
trustworthiness of the professional. Ethical behavior is crucial in maintaining public trust and providing unbiased information services. ठीक है जी। अब कोड देखो क्या क्या है। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, सपोर्टिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू सीक एंड रिसीव इंफॉर्मेशन विदाउट सेंसरशिप। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक जैसे हिटलर जो था, लोग हेट करते हैं, बहुत लोग वाइट सुपरमेसिस्ट प्यार भी करते हैं इनको। तो वो हिटलर का जैसे एक ऑटोबायोग्राफी है मीन काम्प, तो ये बहुत इनका ऑटोबायोग्राफी ये लिखे हैं अपने क्या क्या इंटरेस्ट था, ये जो किया उन्होंने क्यों किया। तो अब देखो वन साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो अब सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी आपको पसंद हो ना हो, लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा थिंकिंग, और देखो थिंकिंग नहीं पता चलेगा कि, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो थिंकिंग क्यों रॉन्ग है ना। वाई देयर थिंकिंग इज रॉन्ग, व्हाट कैन बी द रिपरकशंस, है ना, कि आप वो बंदा ऐसा थिंकिंग रख के भी ऐसा डेंजरस उसका आउटकम हो सकता है। तो जब तक आप जो है वो डॉक्यूमेंट या बुक जो है जो सेंसरशिप करके रखोगे तो वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको किसी भी चीज़, अब भले ही देखो जैसे कोई किसी के मतलब प्रॉफिट को गाली दे, किसी के भगवान को गाली दे, वैसी बुक्स को बैन करो तो वो बात अलग है, लेकिन सेंसरशिप इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि ये लाइब्रेरियंस जो हैं उन्हें ये सब इथिक्स मेंटेन करना पड़ेगा। सपोर्टिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू सीक एंड रिसीव इंफॉर्मेशन विदाउट सेंसरशिप। अब कॉन्फिडेंशियलिटी कि कौन जो है क्या इंटरेस्ट है किसका, वो जो है जैसे आपका देख रहे होगे साइकेट्रिस्ट होता है, वो आप जब पेशेंट का कभी भी डिस्कस नहीं करता है कोई भी चीज़ बाहर, वैसे ही लाइब्रेरी में कौन क्या पढ़ रहा है वो भी जो है उसका प्रोफेशनल एक प्राइवेसी होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स एंड मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। अब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि किसी को आप 10 बुक इशू कर दे रहे हैं और कोई एक बुक भी मांगने आ रहा है तो उसे बोल दे रहे हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है वैसा, जबकि आपके पास हो भी। तो एंड रिसोर्सेज फॉर ऑल यूजर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट लॉज। ऐसा नहीं है कि कोई जो है आपका महंगा जर्नल है और उसको आप जो है लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन लेके और उसे जो है मार्केट में प्रिंट करके बेच दिए, तो ये भी सही नहीं है। रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट लॉज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाइल प्रमोटिंग फेयर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स में आते हैं। अब एथिकल गाइडलाइंस एंड कोड देखो, तो ALA जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है वर्ल्ड का। तो इसका कोड ऑफ एथिक्स ये लोग सब लोग अपना अपना कोड ऑफ एथिक्स एक बना दिए हुए हैं कि ये सब जैसे आदमी को रहना चाहिए। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स हर एक फील्ड का होता है, वैसे ही ALA कोड ऑफ एथिक्स है। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स इज सर्व्स एज अ ग्लोबल बेंचमार्क फॉर एथिकल बिहेवियर ऑफ लाइब्रेरियनशिप। इसी को मोस्टली देखोगे आप कॉपी करके थोड़ा मोड़ा वर्ड्स इधर उधर करके सारा बना हुआ है। IFLA कोड ऑफ एथिक्स जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इथिकल गाइडलाइंस दैट आर वाइडली अडॉप्टेड बाय लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड। ये भी IFLA कोड है। ये सब ऐसा पूछ सकता है कि इसमें से जो है जो 4 ऑप्शन देते हैं कि इसमें से कौन सा कोड ऑफ एथिक्स सच में एग्जिस्ट करता है। इसी में से आपको कोई ऐसा दे देगा कि महाराष्ट्र लाइब्रेरी कोड ऑफ एथिक्स, या फिर इसी टाइप का जैसे जर्मनी लाइब्रेरी कोड ऑफ एथिक्स। तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन कोड ऑफ एथिक्स है, तभी तो उसको ऑड बना आउट कर सकते हो। तो हो गया नेशनल कोड हो गया। तो नेशनल कोड से इंडिया का है अपना। इन इंडिया द ILA जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है डेवलप्ड अ कोड ऑफ एथिक्स टेलर टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स याद कर लेते हैं जो UGC में पूछा जाता है। अब देखो ये जो हमने पहले भी बताया है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है 1876 में हुई थी। ये ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है। कोड ऑफ एथिक्स जो है इसका बहुत फेमस है, हर जगह माना जाता है। अब 1933 में ये जो आपने पढ़ लिया है पब्लिकेशन ऑफ SR रंगनाथन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 1957 में हुआ था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये देख लो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876, ये था 1957। ये मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था, 1857 के विद्रोह के 100 ईयर्स बाद जस्ट बन गया था। अब 2014 में है नेशनल नॉलेज कमीशन, जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ाया भी है इसके बारे में अच्छे से।
was established to advise on library information services in India। तो अब वही है जो जो आपको सीखने को मिला हो, आप कंक्लूजन पढ़ सकते हो। तो हमारा यहीं तक का लेक्चर था। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि देखो, अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो तो हमारे ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल को, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करो हमारे वीडियो को। और देखो, आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल तो हमसे ज़रूर जुड़ो, क्योंकि ऐसे बहुत कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो है एक साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अगर लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो, आपको इसकी ज़रूरत हो ना हो, क्योंकि हम जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग, आप कमेंट में लिख सकते हो, कुछ हम लोग बातचीत कर सकते हैं, फिर फ्यूचर में कभी मिल सकते हैं, कोई काम पड़े एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं। लाइब्रेरी में वैकेंसीज आती है तो इसके कमेंट्स में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। फिर बहुत जो है आगे चल के जो है हमारी ग्रुप बननी बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर बेल आइकन हमारा ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहना हमारा बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम जो है यूजीसी नेट का जो है सारे यूनिट का सारे चैप्टर्स के नोट्स लाएंगे, यूनिट 10 तक का सारे चैप्टर्स का। तो हमें पक्का सब्सक्राइब करें। और इसमें जो है केबीएस, एनवीएस, ये सब हो गया, डीएसएसबी का लाइब्रेरियन, स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज, सबके जो हैं लेक्चर्स हम लाते रहेंगे। बीएलआईएस, एमएलआईएस का भी, तो उसके भी जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें।